बच्चों, कल तक हमने पढ़ा था कि एक श्लोक था, एक ही श्लोक में चारों चीज़ों का वर्णन किया था मेरे खुसरो ने। खीर पकाई जतन से, और क्या था, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। आज हम उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। तो लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कह रहे हैं कि मुझ में अमीर खुसरो जैसी प्रतिभा नहीं है, मुझ में इतनी प्रतिभा नहीं है कि मैं इस तरह का वर्णन कर सकूं। तो उन्होंने क्या कहा है कि पर उनकी पद्धति को स्वीकार करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है। कह रहे हैं कि हम उसकी प्रतिभा को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर उसको स्वीकार किया जाए, उनके अंदर तो प्रतिभा है नहीं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अगर उसको स्वीकार किया जाए तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि उसको स्वीकार करने में मेरी कठिनाई आधी रह जाती है, तो मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा और एक ही ढेले से दो चिड़िया मार दूंगा। कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने, तो एक ही ढेले से दो चिड़िया मारने की बात कवि कर रहा है। तो आगे ये क्या कह रहे हैं, दूर के ढोल सुहावने होते क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। ठीक है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद, कलरव, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। ठीक है, दूर रहने वाले लोगों के लिए तो ये और अधिक मधुर बन जाती है। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए उनका अतीत उज्जवल होता है। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। आप अगर किसी बच्चे से पूछिए तो क्या कहता है कोई कि अरे आज का समय तो बड़ा बेकार हो गया है, नौकरी मिलती नहीं है, पढ़े लिखे बेकार घूमते, पहले का समय ज़्यादा अच्छा है। लेकिन किसी वृद्ध से पूछिए तो क्या कहेगा, पहले के समय में तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, तुम लोग को तो सारी चीज़ें मिल रही, मेरे समय में तो फ़ोन नहीं था, मेरे समय में तो लाइट नहीं थी, तमाम सारी समस्या वो भी अपनी बताते हैं। तो जो आज के लोग हैं वो भी संतुष्ट नहीं है, जो पुराने लोग हैं वो भी संतुष्ट नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि दोनों ही जो इस समय की स्थिति है, वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। जो युवा वर्ग वो क्या चाहता है, मेरा भविष्य आज ही आ जाए, सुंदर बन जाए। और जो बूढ़े लोग हैं वो क्या कहते हैं कि मेरा पुराना समय वापस आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो समय बीत गया वो वापस कैसे आ सकता है। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। देखिए, दोनों अपनी जगह है। वृद्ध जो है वो क्या होते हैं, अतीत के संरक्षक। हमारी जो बीती हुई संस्कृतियां हैं उनको वो संभाल के रखते हैं। और जो युवा होते हैं वो क्या करते हैं, आगे का भविष्य तय करते हैं। हमारे देश का भविष्य, अपने घर का भविष्य, अपना भविष्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, और इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव सुरक्षित रहता। अगर हम पुरानी संस्कृतियों को त्याग दें और आगे भविष्य की चिंता ना करें तो क्या होगा, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो वर्तमान है वो असुरक्षित हो जाएगा। और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। इसी कारण वर्तमान जो प्रेजेंट टाइम होता है वो हमेशा सुधार का काल रहता है। देखिए बेटा, जैसे जैसे समय बीतता है
तो ज़्यादातर लोगों का प्रयास यही होता है कि जो बीत गया वो बीत गया, आगे का समय हमारी जो कमियां थी उनको सुधार लिया जाए। ठीक है ना, यही तो होता है, आगे की कमियों को सुधारने का प्रयास निरंतर बना रहता है। मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा कोई काल ही नहीं है जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। क्या कह रहे हैं? मनुष्य के जीवन में हमेशा ही सुधारों की आवश्यकता बनी रहती है, कभी भी वो पूर्ण नहीं होता है। जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए। अगर आप गिनती करेंगे तो जाने कितने समाज सुधारक आज तक उत्पन्न हो चुके हैं। ठीक है ना, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे समाज सुधारक जिन्होंने क्या किया है, हमारे समाज की कमियों को दूर करने का निरंतर प्रयत्न किया है। पर सुधारों का अंत कब हुआ? सुधार का अंत तो कभी होता ही नहीं, हमेशा कमियां बनी रहती हैं और उसमें सुधार होता ही रहता है। भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। केवल इतने ही सुधारक नहीं थे। ठीक है ना, सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता था, अभी भी है। हमारे बीच में कोई भी एक व्यक्ति थोड़ा सा बड़ा आ जाता है तो तुरंत हमें अपना ज्ञान देने लगता है, चाहे जितना हमें बुद्धि हो, वही का बात, मेरी ही बात वो मुझे बताएगा, लेकिन तुरंत ज्ञान देना शुरू कर देगा, मेरे को सुधारने में लग जाएगा। ठीक है, तो हमारे क्या है, समाज सुधारक कभी भी समाप्त नहीं होते। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न हो जाते और नए नए सुधारक हो जाते। न दोषों का अंत है न सुधारों का। जो कभी सुधारते वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। कह रहे अगर जीवन में हम सुधार करना बंद कर दे, परिवर्तन करना बंद कर दे, तो बेटा क्या होगा कि अंत हो जाएगा समय का। ठीक है, सुधारों का अंत हो जाएगा और संसार का भी अंत हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन करने की कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी। वही कह रहे जो कभी सुधारते वही आज दोष हो गए हैं और फिर उन सुधारों में फिर नौ सुधार किया जाता, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। उसमें सुधार लगातार करते रहने के कारण हमारे जीवन को प्रगतिशील माना जाता है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। अब क्या कह रहे हैं, हिंदी साहित्य का जो निर्माण हो रहा है उसको निर्माण करने वाले जो निर्माता हैं वो भी यही समझते हैं कि मेरे साहित्य को पढ़ने के बाद ही इस संसार का जो भविष्य है, इस साहित्य का जो भविष्य और गौरव है वो आगे बढ़ेगा। पर कुछ ही समय बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा, अर्थात कुछ समय जब बीत जाएगा तो उनका जो ये उपदेश है, उनका जो ये लेख है वो भी अतीत बन करके रह जाएगा। वो वर्तमान नहीं रह जाएगा ना भविष्य, वो अतीत बन जाएगा। और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेगा। कहने का अर्थ क्या है कि आज का जो युवा वर्ग है वही जब बूढ़ा हो जाएगा तो वो फिर अपने अतीत को, अपने बीते हुए, अतीत माने क्या, बीता हुआ समय, बीते हुए समय को आगे लाने का प्रयास, फिर उसी का सपना देखेगा। उनके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा। उसके स्थान पे क्या होगा, फिर दूसरे युवा लोग आ जाएंगे, युवा का समूह आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। वो भी आगे का भविष्य कैसा होगा उसका स्वप्न देखेगा। दोनों के स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। जो लोग आगे चले गए, जो पीछे आ रहे हैं, जो वर्तमान में है, सभी को अपना बीता हुआ, अपना आने वाला समय अच्छा लगता है, वर्तमान अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए कवि ने, लेखक ने कहा है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। बेटा अभी इसके संबंधित एक एक्सरसाइज है, तीसरी तो हमने आपको कराई थी। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर होते, इसकी व्याख्या है बेटा। पाठ का नाम और लेखक का नाम पहले जैसा ही होगा। पाठ का नाम क्या लिखूं, लेखक का नाम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और जो व्याख्या है वो आप देख लीजिए। व्याख्या करते हुए लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कह रहे हैं कि जिन नौजवानों ने संसार के कष्टों को और समस्याओं और कठिनाइयों का सामना नहीं किया है, उन्हें यह संसार बड़ा आकर्षक और सुंदर प्रतीत होता है। जिन्होंने समस्याओं को देखा ही नहीं है
उनको सब कुछ बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि वे अपने उज्जवल भविष्य के स्वप्न देखते हैं। जीवन संघर्षों से बहुत दूर होते हैं, केवल वो सपना देखते रहते हैं, जीवन के संघर्ष उनको दूर दूर तक कहीं छू नहीं जाते हैं। और दूर के ढोल तो सभी को सुहावने लगते हैं, क्योंकि वो केवल सुन रहे हैं, वो उसको प्रैक्टिकल में तो ला नहीं रहे, इसलिए उन्हें दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। जो अपनी बाल्यावस्था और जवानी को पार करके अब वृद्ध हो गए हैं, वे बीते समय के गीत गाकर प्रसन्न होते हैं, अपने अतीत को याद करके प्रसन्न होते हैं। और नवयुवकों में भविष्य तो दूर होता है और वृद्धों से उनका बचपन बहुत दूर हो जाता है। जो छोटे नवयुवक 17-18 साल, भविष्य उनका भी बहुत आगे जाना है, उनको पढ़ना है, लिखना, कुछ बनना है। और जो वृद्ध हैं उनका समय बीत चुका है ना, इसलिए नवयुवकों को भविष्य तथा वृद्धों को अतीत प्रिय लगता है। लेखक बख्शी जी और क्या कह रहे हैं कि नवयुवक उत्साह और साहस के साथ वर्तमान को बदलना चाहते हैं। नवयुवक क्या करते हैं? उत्साह के साथ जो वर्तमान समय है उसको परिवर्तित कर देना चाहते हैं। और जो बूढ़े लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, वो बीते हुए समय और उच्च सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना चाहते हैं। ठीक है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासतें हैं, जो हमारी रीति रिवाज है, उनकी रक्षा करना चाहते हैं। इसी संघर्ष में दोनों का जीवन सदैव तनावपूर्ण रहता है, अर्थात दोनों में कोई भी प्रसन्न नहीं रहता। पर इससे लाभ यह है कि युवकों के प्रयास से वर्तमान काल में सुधार होते हैं और वृद्धों के प्रयास से गौरवपूर्ण संस्कृति की रक्षा होती है। उसके बाद जो प्रश्न है, वर्तमान समय सदैव सुधारों का समय क्यों बना रहा है? तो बेटा इसका उत्तर है, वर्तमान समय सदैव सुधारों का समय इसलिए बना रहता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह युवा हो अथवा वृद्ध हो, अपने वर्तमान से दुखी होता है। युवा अपने भविष्य के सुखद स्वप्न देखते हैं और वृद्ध अपने अतीत के सुखों का गान करते हैं। अतीत माने बीता हुआ समय। वर्तमान किसी को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वह उसके सामने होता है। वस्तुतः जो भी हमें प्राप्त होता रहता है, हम प्रायः उससे असंतुष्ट रहते हैं, इसलिए उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। यही कारण है कि वर्तमान सदैव सुधारों का काल बना रहा है। अब एक व्याख्या आपकी 2 और बची है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे।